सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब ग्रेड। माय नेम इज़ रामेंद्र। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। इसका नाम है न्यू स्टैंडर्ड्स फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसके अंदर हम लोग समझेंगे कि ये आखिरकार प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो मुद्दा है ये क्यों चर्चा में रहा है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, इससे संबंधित कौन कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट केसेस हैं। पूरी जानकारी पूरे विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि केस आपका क्यों चर्चा पे रहा है। एक्चुअली एक महिला है, उनके पति यहाँ पर, उनके पति के ऊपर ये कोफे पोसा लगाया गया है। अभी कोफे पोसा क्या है? ये कोफे पोसा एक एक्ट है, और ये जो एक्ट है ये एक्ट स्पेशली फॉरेन एक्सचेंज या जो भी कोई ऐसी एक्टिविटी पे इन्वॉल्व रहता है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कोई भी ऐसी एक्टिविटी पे गलत काम करता है, मीन्स स्मगलिंग करता है, तो उसके ऊपर ये एक्ट लगाया जाता है, कोफे पोसा। कोफे पोसा का फुल फॉर्म होता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़। ये केस लगा है इनके पति के ऊपर, जशीला शाह जी के ऊपर। ये केस स्पेशली केरल हाई कोर्ट का केस था, और ये केस आपका केरल हाई कोर्ट पे चल रहा था। अब जब ये केस यहाँ पर केरल हाई कोर्ट पे चल रहा था, तो ये जो सजीला शाह जी है, ये आ गई सुप्रीम कोर्ट, और इन्होंने बोला कि मेरे पति को यहाँ पे कोफे पोसा केस में अरेस्ट किया गया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाया गया है। अरेस्ट और प्रिवेंटिव डिटेंशन में फ़र्क होता है, मैं भी आपको बताऊंगा क्या फ़र्क होता है। और जब मेरे हस्बैंड ने डॉक्यूमेंट्स मांगा अथॉरिटी से, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देने के लिए मना कर दिया। आखिरकार आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं, हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, और आप उसको डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, ये तो गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा दी, फटकार लगा दी, बोले आप कैसे ये कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा मामला है। तो ये जो केस है, इस केस का नाम है जशीला शाह जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2024 का ये केस है। इस केस पे क्या हुआ है वो मैंने आपको यहाँ पे बातें बताई कि इनके पति यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे, जिनके ऊपर आपका कोफे पोसा लगा, और उनकी जो वाइफ है सुप्रीम कोर्ट चली गई, बोले मेरे पति के साथ अन्याय हुआ है, न्याय करो न्याय करो। अब पूरी कहानी आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या न्यू स्टैंडर्ड जारी किए उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई साहब देखो, फेयर एंड इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सभी लोगों के लिए फेयर एंड इफेक्टिव अथॉरिटी होनी चाहिए। इन्होंने यहाँ पर बोला कि देखो, अगर आप किसी व्यक्ति को हाउस अरेस्ट कर रहे हो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर फर्निश ऑल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट टू द डिटेनी, कि जिस आप व्यक्ति को डिटेन कर रहे हैं उस व्यक्ति को जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है आप उसको प्रेजेंट करें, रेलेवेंट मतलब उसको प्रोड्यूस करें। अगर आप नहीं कर रहे तो गलती आपकी है, ये नंबर एक चीज़। दूसरी चीज कि फेलियर टू डू सो रेंडर द डिटेंशन इनवैलिड। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो समझ लो कि आपने जो काम किया है वो इनवैलिड हो जाएगा, डिटेंशन आपका यहाँ पर इनवैलिड हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, नंबर एक चीज। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का भी हवाला दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी बोला भाई साहब देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें प्रॉपरली मेंशन है तो आप उनका वायलेशन कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और आप हाई कोर्ट है तो फिर कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला देखो, सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म दैट पर्सनल लिबर्टी इज द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कि देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप खिलवाड़ किससे कर रहे हो? इंसान की लिबर्टी से खिलवाड़ कर रहे हो, और लिबर्टी जो है वो आपका फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसीलिए ये महिला चली गई थी सुप्रीम कोर्ट, इसी को ध्यान में रखते हुए। दूसरी बात कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर कॉजेस बताने पड़ेंगे, उनको प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये आपका आर्टिकल 22 क्लॉज 5 का ये वायलेशन होगा। अगर आप यहाँ पे एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो ये आपका आर्टिकल 22 क्लॉज 5 का वायलेशन होगा, और आर्टिकल 22 क्लॉज 5 इज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो इस तरीके से डायरेक्टली आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट ने बातें बोली है। और क्या बोला है? दूसरी बात आपने, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला है कि अथॉरिटीज मस्ट अवॉइड आर्बिट्री एक्शन एंड प्रोटेक्ट डिटेनी राइट एट ऑल द टाइम, यानी कि जो डिटेनी के राइट्स हैं वो यहाँ पे अथॉरिटीज को हर समय प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और साथ ही साथ जो आप उसको डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, जो भी आप उसको लीगल या जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, वो उसी की लैंग्वेज पे होने चाहिए जो वो यहाँ पे प्रॉपरली समझ सके। ऐसा नहीं है कि वो उर्दू समझ पाता और तुम अंग्रेजी में उसको डॉक्यूमेंट दे दो और बोलो कि
सुप्रीम कोर्ट में तो उर्दू लैंग्वेज होती ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आप उसको जो डॉक्यूमेंट्स देंगे वो उसी लैंग्वेज पे देंगे, लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल टू द डिटेनी, जिस व्यक्ति को आपने डिटेन किया उसी के लैंग्वेज में आप देखें, उससे पूछेंगे पढ़ लेते हो, नहीं पढ़ पाते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, उर्दू पढ़ते हो, फारसी पढ़ते हो, उसी लैंग्वेज में आप देंगे। और इसके अलावा क्या बोला है कि डिटेंशन कम्युनिकेशन मस्ट बी टाइमली एंड टेक्नोलॉजिकली एनेबल टू अवॉइड डिले, यानी कि जो आप यहाँ पे डिटेंशन कर रहे हैं, डिटेंशन कम्युनिकेशन जो होनी चाहिए वो आपकी टाइमली होनी चाहिए। ये नहीं आप उसको गिरफ्तार कर रहे हो आज 6 महीने बाद उसको आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे रहे हो, ऐसा नहीं, टाइमली देना चाहिए और एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड होने चाहिए। ठीक है, ये बात बोली। अब यहाँ पे मैं आपको पूरा बताता हूँ कि आखिरकार ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या, कि फैक्ट्स अबाउट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब दोनों पे फर्क क्या होता है? अरेस्ट का मतलब तो होता है नॉर्मल, कि आपने यहाँ पे कोई काम किया, कोई मतलब कांड किया और पुलिस ने आपको आके अरेस्ट कर लिया, और आप आराम से यहाँ पर पहले पुलिस से पूछ सकते हैं कि भाई साहब आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, आप उससे FIR की कॉपी ले सकते हैं रिटन फॉर्म पे। इसके अलावा अगर आपको अरेस्ट भी कर लिया जाता है 24 घंटे के अंदर जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने आपको प्रोड्यूस किया जाएगा, आप अपनी मनपसंद का वकील कर सकते हैं, आपको इस बात के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप अपने ही अगेंस्ट एविडेंसेस प्रेजेंट करें। ये सारी चीज़ें होती है नॉर्मल अरेस्ट के केस में। पर प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है ये थोड़ा सा अलग केस होता है। ये कैसे अलग केस होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि आपने कोई अपराध नहीं किया, 2 मिनट के लिए मान लो, ठीक, अगर आपने कोई अपराध नहीं किया और ऐसा लगता है अथॉरिटी को कि आपके सोसाइटी पर रहने की वजह से कोई भी दंगा भड़क सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो आपको यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हाउस अरेस्ट किया जा सकता है। नंबर 1 चीज तो ये। दूसरी चीज कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन मामलों पर प्रिवेंटिव डिटेंशन का ही कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मैंने अभी आपको कोफे पोसा के बारे में बताया, इसके कॉन्टेक्स्ट में प्रिवेंटिव डिटेंशन ही होगा। अब इस केस में क्या होगा कि आपको यहाँ पे नॉर्मल अरेस्ट किया जाएगा, फिर आपको कोर्ट के पास ले जाया जाएगा, कोर्ट आपके ऊपर बोलेगी प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाओ, तब प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा दिया जाएगा। तो 2 बातें यहाँ पर होती हैं। अब यहाँ पर इस मुद्दे को समझेंगे। अब यहाँ पर यह बोला गया है कि भाई साहब आर्टिकल 22 दैट इज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, इट इज द अंडर द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहां पर बोला गया कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं या डिटेन कर रहे हैं तो आपको करना क्या है तो प्रोटेक्शन इंश्योर दैट द फंडामेंटल राइट्स आर अपहेल्ड ड्यूरिंग द डिफरेंस फॉर्म ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन। अब यहां पर 2 तरह के डिटेंशन होते हैं, टाइप्स ऑफ डिटेंशन। एक तो होता है पनिटिव डिटेंशन। इस पर क्या होता है, इस पर आपके ऊपर पहले प्रॉपर केस लगता है कि आपने ऐसा काम किया, इम्पोज किया जाता है आफ्टर ट्रायल। पहले ट्रायल होगा कोर्ट में, फिर आपको इम्पोज किया जाएगा और फिर कन्विक्शन बाय ए कोर्ट, फिर आपको यहाँ पे कोर्ट के द्वारा कन्विक्शन ठहराया जाएगा। ठीक है, इट इज़ अ पनिशमेंट फॉर द कमिटिंग एन ऑफेंस। ठीक, ये आपका किसी अपराध के लिए आपको पनिशमेंट होगा। ठीक, इस पर भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यहाँ पे आपके ऊपर चीज़ें फॉलो कर दी। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, इसके लिए मैं प्रॉपर एक शॉर्ट्स बनाया था। आप अगर चैनल पे जाएंगे तो आपको शॉर्ट्स वाली कैटेगरी पे आपको प्रॉपर ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मिलेगा, तो आप ये बात वहाँ से समझ लीजिएगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है। दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है, उसमें मैंने क्या बताया कि आपने कोई कांड किया, आप कोर्ट में गए, कोर्ट ने आपको यहाँ पे आपने ट्रायल हुआ और आपको कोर्ट ने यहाँ पे कन्विक्टेड ठहरा दिया कि आप हाँ कन्विक्टेड हैं, दोषी हैं। ठीक है, ये तो वो वाला केस हो गया। दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। वो पनिटिव डिटेंशन था, ये आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन है। बोथ आर द पार्ट ऑफ डिटेंशन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो केस है ये होता है कि भाई साहब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है डिटेनिंग विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन। ठीक है, लगा कि भाई साहब आप जो हैं आपके रहने की वजह से सोसाइटी में दंगे भड़क सकते हैं, तो आपको उठा के हाउस अरेस्ट कर दिया। ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका पर्पज क्या होता है, इसका पर्पज होता है प्रिवेंटिंग पोटेंशियल फ्यूचर ऑफेंस, कि हो सकता है फ्यूचर में कोई ऑफेंस हो जाए, उसको यहाँ पे प्रिवेंट करना, ये इसका मकसद होता है, एम होता है। ठीक है, ये कंफर्म नहीं होता, ये सस्पिशन के बिहाफ में होता है। ये अथॉरिटी को सस्पिशन है कि ऐसा हो सकता है तो आपको कर दिया, कोई आपके ऊपर चार्जेस नहीं है, बस हाउस अरेस्ट कर दिया। बेस्ड ऑन सस्पिशन एंड सर्व एज अ प्रिकॉशनरी मीजर्स टू अवॉइड हार्म, कि मतलब इसके मीजर्स टू
अवल्ट हार्म, कि मतलब ऐसा ना हो कि आपके रहने की वजह से सोसाइटी में किसी को हार्म हो जाए, या फिर आप कुछ ऐसा बोल दें जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ रियॉट दंगे वगैरह हो जाए, तो इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये दो बातें यहाँ पर होती हैं। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। आर्टिकल 22 जो है उस पर भी दो पार्ट है। एक पार्ट क्या है, राइट अंडर ऑर्डिनरी लॉ, नॉन प्रिवेंटिव डिटेंशन। नॉन प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या हो गया कि सिंपल अरेस्ट कर लिया गया किसी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को सिंपल अरेस्ट कर लिया गया, ये होता है नॉन प्रिवेंटिव डिटेंशन। राइट्स अंडर ऑर्डिनरी लॉ, सामान कोई ऑर्डिनरी लॉ है उसके थ्रू यहाँ पर ये चीजें, ठीक। अब ये जो है ये आपके सभी लोगों पर लागू होता है। जो नॉन प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये आपका सभी लोगों पर लागू होता है, ठीक। आप यहाँ पर एक अगर कॉमन पीपल हैं तो लागू होगा, और या फिर अगर सिटीजन्स हैं तो भी लागू होगा, नॉन सिटीजन्स हैं तो भी लागू होगा, मतलब फॉरेनर हैं तो भी लागू होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि भैया अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर रही है तो आपको प्रॉपर यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, आपको यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके ऊपर ये चार्जेस लगाए गए हैं, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या है, ये आपको प्रॉपर यहाँ पे कम्युनिकेट किया जाएगा, बताया जाएगा। नंबर एक चीज। दूसरी चीज, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। ये लीगल रिप्रेजेंटेशन क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया तो आप अपनी मनपसंद का वकील कर सकते हैं, ये आपके पास यहाँ पर राइट है। आपको इस बात के लिए नहीं रोका जाएगा कि आप अपने मनपसंद का वकील नहीं कर सकते हैं, एक तो ये। इसके अलावा प्रॉम्प्ट जुडिशियल रिव्यू, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो विद इन 24 आवर जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने आपको यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा, जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा, ये आपका यहाँ पे पर्पज है। अब यहाँ पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोलॉन्ग्ड डिटेंशन, कैन नॉट बी डिटेन्ड बियॉन्ड 24 आवर अनलेस एक्सटेंडेड बाय ए मजिस्ट्रेट। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब यहाँ पर इसको मजिस्ट्रेट के द्वारा एक्सटेंड किया गया हो, या फिर कोई अगर यहाँ पर छुट्टी पड़ गई, संडे की छुट्टी है, कोई ऐसा कुछ है, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा कि 24 घंटे से ज़्यादा हो सकते हैं, पर नॉर्मल केसेस पे 24 घंटे के अंदर ही आपको यहाँ पे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। अब दूसरा पार्ट जो है वो आपका अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन आता है। ये क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो सिटीजन्स पर भी लागू होता है और नॉन सिटीजन्स दोनों पर यहाँ पर लागू होता है। पहले यहाँ पर क्या था कि पहले किसी भी व्यक्ति को मैक्सिमम 3 मंथ तक यहाँ पर अरेस्ट किया जा सकता था। अब यहाँ पर फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से यहाँ पे ये जो है ये आपका यहाँ पे 2 मंथ कर दिया गया, ठीक है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, पर ये 2 मंथ वाला जो प्रोविजन है ये अभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी आगे चलकर आपको पता चलेगा, ठीक है। तो डिटेंशन विदाउट रिव्यू कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ, 3 मंथ से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है, पहली चीज। विदाउट अप्रूवल फ्रॉम द एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ हाई कोर्ट जजेस, एक एडवाइजरी बोर्ड बनाई जाएगी जो कि हाई कोर्ट के जजेस के द्वारा बनाई जाएगी, उस पर जजेस आपके शामिल होंगे। अगर उन्होंने बोला कि भाई साहब प्रिवेंटिव डिटेंशन शुड बी मोर देन 3 मंथ्स, इन दैट केस द डिटेंशन कैन बी द मोर देन 3 मंथ्स, बट नॉर्मल केसेस पे इट कैन ओनली बी ओनली फॉर द 3 मंथ्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि डिटेनी मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजन फॉर डिटेंशन, इसको बताना पड़ेगा आपको क्यों यहाँ पे डिटेन किया गया है। इसके अलावा रीजन अफेक्टिंग द पब्लिक इंटरेस्ट नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है। कोई ऐसे रीजन जो यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट करते हो, कोई भी ऐसे रीजन जो यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट करते हो, तो नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज। जो डिटेनी है वो कितना भी पूछता रहे भाई बताओ बताओ बताओ, अगर कारण बताने की वजह से जो आपका पब्लिक इंटरेस्ट है वो यहाँ पे अफेक्ट हो सकता है तो हम नहीं बताएंगे, ठीक है। राइट टू रिप्रेजेंटेशन, डिटेनी मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज द डिटेंशन थ्रू द रिप्रेजेंटेशन। अब अगर जो डिटेनी है अगर वो चाहे तो कोर्ट में चैलेंज कर सकता है किसी वकील के माध्यम से, लॉयर के माध्यम से, ये उसके पास यहाँ पर राइट है, ठीक है। ये सारी चीज़। अब देखो यहाँ पे पार्लियामेंट क्या है कि पार्लियामेंट यहाँ पे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू इनैक्ट लॉस कंसर्निंग प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर मैटर्स रिलेटेड टू। अब यहाँ पे कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिस कॉन्टेक्स्ट में जो पार्लियामेंट है वो यहाँ पे अपने एक्सक्लूसिव पावर का उपयोग कर सकती है। एक्सक्लूसिव पावर का मतलब क्या है कि उस कॉन्टेक्स्ट में वो कोई लॉ बना सकती है, या फिर अगर पार्लियामेंट ने बोला कि भाई साहब इस व्यक्ति को 1 साल तक रखना है तो उस व्यक्ति को 1 साल तक रखा जा सकता है।
ऐसा किया जा सकता है, केवल तभी किया जा सकता है जब यहाँ पे पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट कब कह सकती है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डिफेंस से रिलेटेड मुद्दा है, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड मुद्दा है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड मुद्दा है, या इस केस में तो जो है वो आपका पार्लियामेंट कह सकता है कि भाई साहब इसको 1 साल तक रखो, 6 महीने तक रखो, ठीक है। बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर है, कैन साइमल्टेनियसली लेजिस्लेट ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन व्हेन इट पर्टेन्स टू सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मेंटेनिंग ऑफ पब्लिक ऑर्डर। इसके अलावा पार्लियामेंट के पास तो ये पावर है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी ये पावर है। किस केस में? अगर कोई ऐसा मुद्दा है जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट से रिलेटेड है और जिस पर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेनेंस करने की बात की जाती है, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहां पर लाया गया था और बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहां पर यह फिक्स कर दिया गया था कि अब जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन जो 3 मंथ के लिए होता है उसे हम लोग यहां पर कम करके 2 मंथ कर देंगे। ये यहां पे किया गया। रिड्यूस द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट एडवाइजरी बोर्ड रिव्यू फ्रॉम 3 मंथ टू 2 मंथ, ठीक है। बट यहां पे ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन अभी भी लागू नहीं हुआ है, अभी भी ये आपका 3 मंथ ही चलता है, 3 मंथ अभी भी चलता है। द प्रोविजन हैज नॉट येट बीन इंप्लीमेंटेड सो द 3 मंथ पीरियड इज स्टिल अप्लीकेबल, अभी भी ये 3 मंथ का जो पीरियड है वो आपका अप्लीकेबल है। तो ये रही कहानी पूरी, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है और शजीला शाह जी का कंसर्न क्या है, केस क्या है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस क्या है, इसको हमने प्रॉपरली डिस्कस किया। ये हमारा टेलीग्राम है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जो यूट्यूब पे क्लासेस होती है उन सभी क्लासेस का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स, आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हमारी एग्जाम से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको प्रॉपरली इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलती रहे और साथ ही साथ हमारे बैचेस की जानकारी भी आपको इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मिलती रहे। इस सेशन में इतना ही, और क्लास के बाद कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा। इसी तरह के और भी सेशंस आपके लिए लाता रहूँगा। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच, जुड़े रहें जॉब ग्रेड आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।